एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अब एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है ये हमारा बनता कैसे है, इसका पीई रेशियो हम निकालते कैसे हैं। अब देखो, अगर आपको किसी भी कंपनी का पीई रेशियो निकालना है तो वो तो बहुत आसान है। देखो, सभी कंपनीज की बैलेंस शीट आप देखोगे तो उसमें वो आता ही है। लेकिन ये जो इंडेक्स है ये क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है ये। 50, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 50 कंपनियों को मिलाकर ये हमारा एक इंडेक्स बनता है। तो इसकी वैल्यू जो हमारी निकलती है वो कैसे निकलती है, तो वो मैं आपको बता दूं एग्जांपल के साथ। देखिए, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास 3 कंपनी है, ए, बी और सी। अब ए कंपनी के शेयर इश्यूज हैं 1000, बी के हैं 500 और सी के हैं 250। ए का करंट मार्केट प्राइस है 25, बी का है 500, सी का है 100। तो अगर मैं बात करूं इनका मार्केट कैप कैसे निकलेगा, तो मार्केट कैप हमारा निकलता है, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर इशूड को करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो, मार्केट कैप क्या कैसे निकलेगा, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर इशूड को करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारा एम कैप निकल जाएगा। आप यहां पर देखोगे 1000 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा 25,000, और ऐसे ही कंपनी सी का। तो इस तरह से अगर मैं इन तीनों का टोटल ले लूं तो टोटल आ जाएगा 3 लाख। तो ये 3 लाख क्या हो गया हमारा, बेस ऑफ मार्केट कैप, यानी ये हमने एक बेस मान लिया। बेस हो गया 30,000 मार्केट कैप का। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लो ये बेस आ गया इसका 30,000 का, तो मैंने इसको कुछ भी वैल्यू दे दी। मैंने मान लो इसको वैल्यू दे दी 100। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी ने जो वैल्यू दिया था वो 1000 दिया था सन 1995 में, 1995 में 50 कंपनियों का इंडेक्स बनाया गया था इसी तरीके से। जैसे यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल लिया है, वहां पर 50 का लिया गया था। तो वहां पर कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन आया था सभी कंपनियों को ऐड करके, तो उसको एक वैल्यू दे दी थी निफ्टी ने 1000 1995 में। हमने अपने एग्जाम्पल में यहाँ पर 100 दे दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो। अब देखिए, ये बात होगी पहले साल की। अब मैं बात करता हूँ अगले साल की। साल की बात होगी, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे अगले साल की। अगले साल क्या हुआ, देखिए कंपनी हमारी वही रही 3, ए बी सी। अब ए ने क्या किया, ए ने जो है बोनस शेयर इश्यूज कर दिए 1:1 में। बोनस शेयर इशू कर दिए तो इसके नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 2000। और करंट मार्केट प्राइस उसका कम हो गया भी थोड़ा सा, जब बोनस शेयर इशू कर दिए तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो भी थोड़ा सा कम हो गया भाव, तो वो हो गया 15। अब इसका एम कैप कितना हो गया, 30,000, कंपनी ए। ऐसे ही कंपनी बी ने क्या किया, मान लो कंपनी बी ने शेयर बायबैक कर लिया, तो उसने शेयर बायबैक कर लिए 100। तो अब उसके पास कितने रह गए मार्केट में, 400। पहले थे 500, अब देखो यहाँ पर अब वो 400 रह गए, और भाव उसका सेम ही है, वो पहले भी 500 था अभी 500 है। तो अब उसका मार्केट कैप हो गया 2 लाख का। और कंपनी सी ने कुछ नहीं किया, उसका सेम ही है, बस उसका जो भाव है हम मान लेते हैं उसका भाव चेंज हो गया है 120। पहले 100 था, अब 120 हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो उसका मार्केट कैप है वो हो गया 30,000, 30,000 का। तो अब आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, पहले जो बेस एम कैप था मार्केट कैप वो था 3 लाख का। अब जो बना ये हमारा बेस मार्केट कैप नहीं बना, क्योंकि बेस मार्केट कैप तो हमारा केवल एक बार बन जाता है बेस, हम उसी को बेस मानेंगे। अब ये हमारा क्या बन गया, न्यू मार्केट कैप, नया मार्केट कैप बन गया ये। तो ये कितना हो गया, अब 2,60,000। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसा आपने देखा होगा कि भाई हम तो शेयर जो भी खरीदते हैं वो पैसों में खरीदते हैं, 100 रुपए में, 50 रुपए में, लाख में, 1.5 लाख में। लेकिन निफ्टी क्या है, वो तो हमारा पॉइंट्स में बढ़ता है। तो वो पॉइंट्स कैसे चेंज होता है वो निफ्टी, अब वो हमारे यहाँ से निकलेगा। देखो, जब हमने बेस एम कैप निकाला था तो हमने बेस वैल्यू मान ली थी 100। उस समय मार्केट कैप था 3 लाख, आज मार्केट कैप है 2,60,000 का। तो अब बेस वैल्यू क्या होगी,
तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। देखिए 30,000 से 2,60,000 जा रहा है, तो 3 लाख बराबर 2,60,000 के, तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी, वही जो आप मैथमेटिकल करते हो कैलकुलेशन। तो अब यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी एक की वैल्यू भाई? 2,60,000 अपॉन ये। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ। कैसे निकालिए आप? फॉर्मूला देख सकते हो, न्यू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय जो हमारा बेस मार्केट कैप है वो कर दिया, और इनटू 100। तो ये आप करोगे तो अब आपके इंडेक्स की वैल्यू आ गई ये। इसको हम थोड़ा सा पॉइंट में छोटा कर लेते हैं, तो ये आ गई लगभग आपकी 86.67। तो ये जो हमारा इंडेक्स है इसकी वैल्यू थी पहले 100 जब ये स्टार्ट हुआ था, आज इसकी वैल्यू होगी 86.67। तो ये हर साल इसी तरह से चेंज होती रहती है। अब मान लो अगली साल, मैं यहाँ पर ईयरली बात कर रहा हूँ, 3 ही कंपनी मान लो, ये किसी का भाव बढ़ गया, किसी का कम हो गया, या किसी के शेयर ज्यादा आ गए, किसी के बायबैक कर लिया, तो उस तरीके से ये चेंज होती रहती है। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू निकलती है इंडेक्स की। ये मैंने छोटा एग्जांपल बताया था यहाँ पर। इसी तरह से हमारी निफ्टी की वैल्यू निकलती है। गणित उसमें यही लगता है, कैलकुलेशन उसमें यही होती है। तो ये चीज क्लियर होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पीई रेशियो पर। पीई रेशियो निकलता कैसे है? यहां पर क्या है? प्राइस, मार्केट कैप, ये प्राइस ही ले लेते हैं। सी कंपनी का प्राइस है 100, और एक होता है हमारा ईपीएस जिसको हम बोलते हैं अर्निंग्स पर शेयर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्राइस, अगर मैं इसको डिवाइड करूं ईपीएस से, अर्निंग्स पर शेयर से, तो ये जो मेरी वैल्यू निकल के आती है यहां पर, इसको हम बोलते हैं पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। ये हमारी पीई रेशियो की वैल्यू निकल कर आती है। अब प्राइस, मान लो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, तो देखिए प्राइस है यहां पर सपोज दैट 100, और इसका अर्निंग्स पर शेयर मैंने मान लिया वो है 25। अब देखिए अर्निंग्स पर शेयर में यहाँ पर अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत काफी फंडामेंटल में और पीछे जाकर बात करनी पड़ेगी फिर, तो वो सब जो है मैं जो पेड कोर्स वगैरह होते हैं वहां पर बात करता हूँ। यहाँ पर आज मैं खाली निफ्टी पीई रेशियो की बात करूंगा। मान लो प्राइस है 100 और ईपीएस है हमारा 25, तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो ये मेरी वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर पीई रेशियो की। कितनी आएगी वो? 4। तो यानी कि यहां पर जो मेरा पीई रेशियो है इसका, कंपनी का, वो है 4। ये होता है पीई रेशियो। अब देखिए ये रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर ऊपर क्या है? ये न्यूमिनेटर, नीचे क्या है? डिनोमिनेटर। तो अगर मैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रेशियो तो आपका जब भी सेम ही रहेगा। भाई कैलकुलेशन आपकी चेंज हो जाएगी लेकिन रेशियो जो रहेगा वो आपका सेम ही रहेगा अल्टीमेटली। तो देखिए अगर मैं बात करूं इंडेक्स पीई की, इंडेक्स पीई हमारा कैसे निकलता है? इंडेक्स पीई निकलता है हमारा एम कैप टोटल मार्केट कैप, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, टोटल पैट से, तो यहां पर हमारे इंडेक्स पीई की वैल्यू निकलकर आ जाती है। अब एम कैप कैसे निकालोगे आप इंडेक्स का? क्योंकि कोई भी मान लो अगर आप स्टॉक ले रहे हो पर्टिकुलर, तो उसका मार्केट कैप तो आप इजीली निकाल सकते हो। बैलेंस शीट में से आप देख लो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इशूड है कंपनी के। मान लो रिलायंस है, उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इशूड है मार्केट में, इनटू उसका भाव क्या चल रहा है आज, उन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मार्केट कैप निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स तो मेरा क्या है? एक मैथमेटिकल नंबर है। 50 कंपनियों का क्या है? एक इंडेक्स है। जैसे आप मान लो कोई भी बुक पढ़ते हो, तो बुक को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या है? आप इंडेक्स को पढ़ लेते हो, इंडेक्स से आपको पता चल जाता है। तो ऐसे ही निफ्टी क्या है? ये इंडेक्स है। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई टॉप की 50 कंपनी, 50 कंपनियों में हमारा क्या चल रहा है जब ये घटता बढ़ता है। तो निफ्टी का जो एम कैप निकालेंगे हम, वो हम कैसे निकालते हैं? एम कैप निकालने के लिए जितनी भी सारी कंपनी है उन सबका करंट प्राइस ले लो, 50 की 50 कंपनी का। जितनी भी सारी कंपनी है उन सबका टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं मार्केट में वो ले लो। वो आपको कहां से मिलेगा? एनुअल रिपोर्ट से। हर कंपनी का पता चल जाएगा।
तो उन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम कैप। वही चीज जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी कि भाई किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर इशू कितने हैं 100, करंट मार्केट प्राइस क्या होगा उसका 25, तो उसका एम कैप कितना हो जाएगा 25,000। तो वही चीज है यहाँ पर, आप जितनी भी कंपनी है उसमें ऐसा कर सकते हो। ये तो बात होगी एम कैप की। अब हर कंपनी का पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कैसे निकालोगे आप? तो वो आपको कहां पर मिलेगा? एनुअल रिपोर्ट में। हर कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में देती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट देती है, या फिर उसको प्रॉफिट ही बोल सकते हो आप कि प्रॉफिट टोटल कितना है। तो अगर आप टोटल एम कैप को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इससे डिवाइड करते हो तो यहां से आपका क्या निकल के आता है? इंडेक्स का पीई रेशियो। ये होता है भाई हमारा इंडेक्स के पीई रेशियो को कैलकुलेट करने का तरीका। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। अब देखिए हम थोड़ा सा इसमें और गहराई में जाते हैं। अभी तो हमने केवल ये सीखा है कि भाई इंडेक्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, निफ्टी की जो भी हमारी वैल्यू चल रही है, आज शायद 14,000 कुछ है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो चीज मैंने आपको बता दिया। वही सेम हमारा सेंसेक्स की वैल्यू है, जो भी इंडेक्स है उसकी वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। मैं खाली इंडियन मार्केट के इंडेक्स की बात कर रहा हूं यहां पर। अब देखिए डेटा में थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई कैसे हम पीई रेशियो के डेटा का यूज करके निफ्टी के हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हमें कब मार्केट में एंटर करना है। ये देखो मेरे पास 1 जनवरी 1999 से लेकर और आज तक 2020 तक का डेटा है मेरे पास। ये हिस्टोरिकल पीई, हमारा हिस्टोरिकल पीई क्या है, निफ्टी की क्लोजिंग हमारी उस डेट में क्या रही है। ये यहाँ पर मैंने मंथली इसमें फिल्टर लगा दिया है, ये मंथली डेटा मैंने ले लिया है यहाँ पर सन 99 से लेकर 2020 तक का। 2020 में शायद अप्रैल में कुछ पहले तक का है, 1 अप्रैल तक का ले लिया है मैंने। ये सारा डेटा आपको इजीली अवेलेबल है कहाँ पर? एनएससी की वेबसाइट पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो पीई रेशियो हमारा आ गया, ये रहा। अब अगर मैं बात करूं 1 जनवरी 1999 को, तो हमारे इंडेक्स का पीई रेशियो क्या था? 11.62। उसके बाद फरवरी में इतना, मार्च, देन ये चेंज होता रहा इस तरीके से। ये क्या है? हमारा निफ्टी का प्राइस 1 जनवरी 1999 को हमारा निफ्टी कितना था? 890.8। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, तो ये हमारा कैसे निकालोगे आप? इसको निकालने का तरीका, निफ्टी का जो भी क्लोजिंग है डिवाइडेड बाय प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो आपको पहले बताया था मैंने ईपीएस के बारे में, तो वहां से हमारी ईपीएस की वैल्यू आ जाती है। तो इस निफ्टी को अगर मैं इस पीई रेशियो से डिवाइड कर दूं तो ये हमारा ईपीएस की वैल्यू निकल कर आ जाती है, अर्निंग्स पर शेयर। उसके बाद अगर मैं अगले कॉलम की बात करूं तो ये है हमारा अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ, वाई ऑन वाई, ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ हुई है। तो अगर मैं बात करूं 99 से हम डेटा ले रहे हैं, अगर मैं बात करूं 2000 की, जनवरी 2000 की, तो देखो यहाँ पर अर्निंग्स पर शेयर कितनी थी? 45। और 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये थी 76 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं यहाँ से इसकी ग्रोथ निकालूं तो भाई पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई, नेगेटिव हो रही है। तो वही चीज है यहाँ पर, इसको आप इसमें से माइनस कर दो और डिवाइडेड बाय ये वाली 76.66 और इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा ये आपका। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ईपीएस ग्रोथ कितनी हुई है हमारी? 19.84%, लेकिन माइनस में, क्योंकि कम हुई है वो। उसके बाद ये नेक्स्ट कॉलम है हमारा निफ्टी ग्रोथ वाई ऑन वाई, यानी निफ्टी की जो हमारी ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर, वो क्या हुई है। अब देखो यहाँ पर जनवरी में निफ्टी था हमारा 890 पर, जनवरी 1999 में। और अगर आप यहाँ पर 2000 में देखोगे तो निफ्टी बढ़कर हो गया हमारा 1592। तो ग्रोथ हुई है, तो वो कितनी ग्रोथ हुई है वही हमने यहाँ पर परसेंटेज में निकाल लिया है, 78%। एक होता है ये हमारा पीईजी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो पहले हम इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। अब देखिए अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल एवरेज पीई रेशियो की, तो वो हमारी मार्केट का एवरेज जो है वो पीई रहता है 20.5, यानी ये औसतन पीई हमारे मार्केट का रहता है। अब इस पीई को आप कंसीडर करके आप यहां से डिसीजन ले सकते हो कि भाई हमें मार्केट में कब इन्वेस्ट करना है और कब हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो ये सारा डेटा है 2021 तक का, ये आप भी आसानी से निकाल सकते हो।
एनएससी की वेबसाइट पर। अब देखिए मैं इसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको एक चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कब हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए था और कब हमें वहां से निकलना चाहिए था। तो देखिए ये हमारा क्वार्टरली मैंने पीई रेशियो का चार्ट ले लिया यहाँ पर। आप देखोगे यहाँ पर 99 से हम स्टार्ट हुए। ये ऑरेंज लाइन क्या है, ये हमारा एवरेज है, हमारे मार्केट का एवरेज पीई रेशियो 20.5 जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये हमारा एवरेज एवरेज जो पीई रेशियो है वो है 20.5। तो वही चीज है, बीच में ऑरेंज लाइन जो है ये हो गया हमारा एवरेज। अब देखिए आमतौर पर हमने मार्केट में देखा है डेटा में, आप देखोगे यहाँ पर 1999 में हमारा पीई रेशियो था 11.62 इंडेक्स का, और ये बढ़ते 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 3 जनवरी 2000 को ये हमारा हो गया 25। अब हमारा एवरेज जो है वो तो हमारा रहता है 20। अब अगर आप यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको खुद समझ में आएगी ये चीज कि भाई 20 से अगर चीज ऊपर जा रही है, हमारे एवरेज किसी भी चीज का उससे ऊपर जा रही है, तो वहां पर वैल्यूएशंस क्या है उसके, वो महंगी है वहां पर चीज। और अगर इस एवरेज से नीचे रहती है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, वो सस्ती है। तो आप देखोगे जब भी हमारा पीई रेशियो ये हमारा 25 के आसपास गया है, यहां पर देखो आप 2000 में, उसके बाद अगर मैं बात करूं 2008 में, यहां पर देखो आप पीई रेशियो कितना पहुंच गया 27। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2010 में, यहां पर पहुंच गया 25.54। तो जब जब हमारा करेक्शन फिर मार्केट में आता है, आना लाजमी है ये भाई, आप डेटा देखो सन 99 से लेकर, मैं आपसे डाटा के अकॉर्डिंग ही तो बात कर रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया ये मैंने, ये सारा एनएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर इसको मैं और थोड़ा सा आपको दिखाऊं, एक ऊपर और था, ये देखो ये भी हमारा वही चार्ट है सेम। तो आप देखोगे जब जब ऊपर गया है निफ्टी, हमारा पीई, निफ्टी का पीई रेशियो 25 के आसपास, तब तक हमारा करेक्शन मार्केट में आया है। तो अब सवाल ये है कि सर हमें इन्वेस्ट हमको कब करना है। तो देखिए जब भी आपका निफ्टी पीई रेशियो आपके एवरेज से नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दे, तो आप क्या है वहां पर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा एसआईपी में करना स्टार्ट कर दीजिए। आमतौर पर आपको फुल बिल्कुल इन्वेस्ट कब करना है, कब आपको मौका दिया ऐसा मार्केट ने, 2001 निफ्टी का पीई रेशियो था 13, 2003 12.32, 2004 12.9 जुलाई, उसके बाद 2009 जनवरी 13.3। अब देखिए इंडिया में होता क्या है ना, आमतौर पर आपके जैसे और हमारे जैसे, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो आमतौर पर हमारे जैसे निवेशक करते क्या है कि वो मार्केट में पैसा जब भी डालते हैं जब वो सबसे ऊपर होती है, और हम जब भी पैसा बाहर निकालते हैं जब वो नीचे होती है। ऐसा ही होता है इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, वो पैसा ही जब भी डालेंगे जब ऊपर होती है मार्केट, और फिर निकालते कम है जब सबसे नीचे होगी। तो हमें क्या करना है, हमें इसका उल्टा चलना है। हमें मार्केट में पैसा तब डालना है जब वो नीचे होगी, जब हमारे वैल्यूएशन सस्ते होंगे, और हमें निकालना कब है, जब वो ऊपर पहुंच चुकी होगी। आप देखो निफ्टी यहाँ पर पी रेशियो 25 3 जनवरी 2000, उसके बाद यहाँ पर 1 जनवरी 2008। अब अगर मैं बात करूं आपसे, 22 जनवरी 2008 को मार्केट में लोअर सर्किट लगा था। अगर कोई पुराना बंदा होगा, काफी समय से ट्रैक कर रहा होगा, तो आपको पता होगा कि 22 जनवरी 2008 को मार्केट में लोअर सर्किट लगा था। तो वो चीज तो आपको पहले ही पता चल गई थी ना भाई आप देखो हमारा एवरेज जुलाई 2007 20.5, उसके बाद हमारा एवरेज से बढ़ना स्टार्ट हो गया ऊपर निफ्टी का वैल्यूएशन, पीई रेशियो 22 जा रहा है, 23 जा रहा है। तो यहाँ पर पता तो हमें पहले ही चल गया कि भाई यहाँ पर हमारा जो पीई रेशियो वो ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इन्वेस्ट तो मैं इस समय करूंगा नहीं। हाँ, बल्कि जो मेरा थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड है मैं उसमें प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करूंगा। तो जो मार्केट को लोअर सर्किट लगा था 22 तारीख को, तो वो तो आपको भाई पहले ही अंदेशा लग गया था ना भाई, कहाँ हमारा निफ्टी का जो पीई रेशियो जो है
वो एवरेज में बात कर रहा हूँ 20.5 की, और कहाँ वो पहुंच रहा है आपका 25, तो करेक्शन तो आना लाजमी है। तो 22 जनवरी 2008 को सबसे तगड़ा लोअर सर्किट लगा था हमारी मार्केट में, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो वो अगर आपको पहले से यहाँ डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप डिसीजन ले लेते तो आपको उससे कुछ नुकसान होता ही नहीं। और देखिए वो करेक्शन कहाँ तक हुआ आपका, 2008 वैल्यू निफ्टी की कितनी होगी, पीई की 16.66। उसके बाद जनवरी 2009 13.3। अब यहाँ पर ऐसे कितने इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा पैसा मार्केट में, बहुत कम। हम लोग तो क्या थे, हम लोग तो यहाँ पर करे बैठे थे, और मार्केट जब यहाँ से नीचे आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, बहुत कम लोगों ने। तो वही चीज है ना, फिर लोग कह देते हैं कि भाई शेयर बाजार तो बेकार चीज है। अगर आप ये डेटा भी आसानी से पढ़ना सीख जाओ, कुछ भी नहीं है इसमें, इतनी कोई वो हार्ड चीज नहीं है कि आप इसको नहीं समझ सकते। हर कोई पढ़ सकता है इस डेटा को, हर कोई पढ़ाई कर सकता है, और इस पढ़ाई के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते थे, और आप बच सकते थे लोअर सर्किट से, कि कैसे आपको बचना है। अब आप देखो जैसे जैसे ऊपर गया है, यहाँ पर दोबारा 25 के पास पहुंचा है 1 अक्टूबर 2010 के आसपास। अक्टूबर 2010 में निफ्टी का पीई 25.54, और फिर उसके बाद करेक्शन आया, वो आना लाजमी था क्योंकि हमारे एवरेज से वो ऊपर पहुंच गया। वो करेक्शन आया, फिर करेक्शन कहां तक लेके गया, 16.79। तो अब यहाँ पर जैसे ही इस एवरेज के नीचे चलना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेट, यहाँ पर हम खरीदारी करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस एवरेज से नीचे, ये जो आप देख रहे होगे कर्सर, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा, इस एवरेज लाइन से नीचे हमको जो है एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना है, शेयर्स को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। और जैसे ही ये ऊपर पहुंचता है 25 के आसपास, 24, 23, तो वहां पर क्या है, मुझे प्रॉफिट अपना बुक करना स्टार्ट करना है। अब देखिए अगर मैं बात करूं, देखो मैं अगर आपको एक बात बताऊं, बाजार के भाव देखकर कभी भी डिसीजन नहीं लिए जाते। आप बाजार के भाव देख लो, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो, तो ऐसा कभी नहीं किया जाता। वी हैव टू लुक एट वैल्यूएशंस, हमें वैल्यूएशंस देखने पड़ते हैं। लुक एट पीई, आप पीई देखो, वैल्यूएशन महंगे हैं तो वहां से करेक्शन आया, जब जब वैल्यूएशन महंगे हुए हैं वहां से करेक्शन हुआ है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर 2015 की, तो हमारा पीई कितना था, 23, 23.5 के आसपास लगभग। तो वहां से फिर वो नीचे आया हमारे एवरेज के पास 20.5, फिर वो ऊपर गया, ऊपर ऊपर। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, जो हमारा 2020 में लॉकडाउन में हुआ था, हुआ क्या था कि ऑलरेडी हमारा निफ्टी का पीई ऑलरेडी हमारा इतना महंगा चल रहा था। तो भाई उस समय पर मुझे इन्वेस्ट तो इतना रहना नहीं था पूरा कि भाई पैसा मैं ठोक कर लाऊंगा मार्केट में। जब वैल्यूएशन ही हमारे इतने महंगे हैं, हमें चीज ही इतनी महंगी मिल रही, तो मैं वहां पर क्यों इन्वेस्ट करूंगा। बस हमें क्या करना है, हमें चीज सस्ती लेनी है, सस्ती लेकर महंगी बेचनी है। हमें ऐसा थोड़ी करना है कि महंगी ले रहे हैं हम चीज को और उसे सस्ती बेचेंगे, फिर क्या फायदा। तो यहां पर ऑलरेडी हमारा बाजार जब इतना महंगा चल रहा था, तो करेक्शन आना लाजमी था। आया भी अक्टूबर 2019 में हमारा करेक्शन आया, तो वो पीई उसके बाद 26 तक पहुंचा हमारा, लेकिन वहां से फिर दोबारा भागी मार्केट। और जनवरी 2020 में फिर आपको पता ही है मार्केट में किस तरह से गिरावट आई। तो ये हमारा पीई रेशियो फिर सीधा पहुंचा 18, यानी हमारे एवरेज से नीचे। तो हमें यहाँ पर फिर बाइंग करनी थी, यहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना था। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आप देखो हमारा पीई रेशियो किस तरह से बढ़ता बढ़ता 40, जो हमारा मार्केट में आज तक नहीं हुआ, 40 हमारा पीई रेशियो हो रहा है मार्केट का। अब करेक्शन आना लाजमी है, करेक्शन आ भी रहा है, आप देख रहे हो धीरे धीरे। या फिर यहाँ पर देखो एक दूसरी थ्योरी भी होती है लोगों की। दूसरी थ्योरी क्या है कि भाई 3 क्वार्टर, अगर मैं बात करूं 3 महीने की, 1 क्वार्टर की, अप्रैल 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक, तो उस समय तो सब कुछ लॉकडाउन में था, तो अर्निंग्स तो कुछ हुई नहीं। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो मैंने आपको बताया था ईपीएस नीचे की साइड, वो तो हमारा जीरो ही हो गया। तो अगर उसको नीचे वाली चीज हमारी कम हो गई, ऊपर वाली बड़ी बड़ी जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसका पीई रेशियो महंगा होना ही है। लेकिन आखिर कब तक भाई, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, 2020 का डेटा हम बात करते हैं, 2013, 14, 15, 17, 18, 19, 20, ऑलरेडी अगर आप देखोगे दिसंबर 2019, नवंबर 2019 में आपका पीई रेशियो कितना था, 27, 28, जबकि एवरेज हमारा 20.5 है। ईपीएस आपकी
अर्निंग्स पर शेयर कितनी हो रही है? 432, 429। ग्रोथ कितनी हो रही है? 4%। अब यहाँ पर देखो, आप समझो, देखो ईपीएस ग्रोथ हो रही है आपकी 4% और निफ्टी ग्रोथ हो रही है आपकी 14%। ऐसा नहीं होता, ये तो गलत है ना। अब देखो यहां पर ईपीएस ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर 4%, जबकि इंडेक्स आपका बढ़ रहा है 14%, 14.5%। तो ये तो गलत है ना। आमतौर पर होता क्या है, जितना आपका ईपीएस ग्रोथ होती है तो निफ्टी की ग्रोथ भी आपकी ऑलमोस्ट उतनी ही होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर ईपीएस ग्रोथ आपकी 10% हो रही है तो निफ्टी ग्रोथ भी आपकी ऑलमोस्ट 10%। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 11, 12, 13, वो सेंटिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ तो कुछ है ही नहीं, और मार्केट आपकी ग्रोथ जो है इंडेक्स वो आपको ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो ये जो है ये अच्छी चीज नहीं है मार्केट के लिए। आप देखो फिर ग्रोथ आपकी कम होती जा रही है और यहाँ पर इंडेक्स आपका बड़े बड़े जा रहा है। तो 2020 में देखो फिर आपकी ग्रोथ करेक्शन आया हमारा बहुत तगड़ा वाला, 12,182 जनवरी से सीधा फरवरी में 600 पॉइंट का करेक्शन आ गया ऑलमोस्ट। अब आप देखो यहाँ पर हमारे वैल्यूएशन हमारे मैच हो गए। ग्रोथ हमारी हो रही थी 9.75 और निफ्टी की ग्रोथ हो रही है 7। तो ये हमारे वैल्यूएशन इस तरह से मैच होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं अप्रैल मई में, तो आपको पता ही है क्या हुआ था। देन फिर उसके बाद अगर हम बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईपीएस ग्रोथ तो वो तो हमारी नेगेटिव में है, जबकि यहाँ पर तो खैर हमारे इंडेक्स की भी ग्रोथ नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या थे हमारे मैच थे ये। लेकिन अगर मैं बात करूं 2021 में आ जाए अगर हम, तो आप देखो यहाँ पर अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ तो कुछ हो ही नहीं थी, 14%, और इंडेक्स आपका बढ़ गया 15% से। तो आखिर वो कितने कितने दिन रहेगा ऐसे? यहाँ पर देखो नेगेटिव ग्रोथ है और इंडेक्स आपका बढ़ गया 15,000 पहुंच रहा है, 14,000 पहुंच रहा है। तो यहाँ पर क्या था, वैल्यूएशन हमारे मार्केट के अच्छे नहीं थे। और इसमें कुछ नहीं है, डेटा को देखकर आप बहुत इजीली डिसीजन ले सकते हो आप, ऐसा इसमें कुछ इतना हार्ड गणित नहीं लग रहा। देखो होता क्या है ना, एक बार अच्छा समय, अगर अच्छे समय पर आप अच्छे स्टॉक्स को ले लेते हो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर जो करना है वो बाजार अपने आप करेगा। आप खाली स्टॉक्स को लेकर बैठ जाओ। और अच्छा समय कब आता है वो, ये देखिए, वैल्यू निफ्टी पी रेशियो 13, 12, 13 के आसपास, 14, 15, यानी एवरेज से जब भी हमारा नीचे चल दे पीई रेशियो, तो वहां हमारा क्या है, खरीदारी का समय वहां पर है, इन्वेस्टिंग का। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टर्स की, ट्रेडिंग की नहीं। अब इन्वेस्टिंग का मतलब है, मेरी समझ से होता है कम से कम 5 से 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, दीर्घावधि के निवेश के लिए। तो ये होता है हमारा बढ़िया टाइम इन्वेस्ट करने का, निवेश करने का, जब हमारा पीई रेशियो 10, 15, 17, 13, 12। तो यहां पर क्या था, अगर आप एंट्री ले लेते और अच्छे स्टॉक्स में ले लेते। अब अच्छे स्टॉक्स भी आपको छांटने होंगे। अच्छे स्टॉक्स कौन से होंगे, आपको देखना पड़ेगा फंडामेंटल्स, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट तो नहीं है कंपनी पर। किसी भी कंपनी पर अगर कर्जा है तो सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि भाई कंपनी पर कर्जा है, हाँ है, तो उसको हटा दो, मुझे निवेश करना ही नहीं है। मुझे ऐसी कंपनी चाहिए ही नहीं जिस पर कर्जा है। चलो कर्जा भी नहीं है, उसके बाद मैं देखूंगा रिटर्न ऑन नेटवर्थ। मैं पैसा लगा रहा हूँ 100 रुपए, तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, मैं रिटर्न भी तो देखूंगा, मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं मुझे 2% रिटर्न या 3% रिटर्न मिल रहा है, तो उस ऐसी कंपनी में मैं नहीं जाऊंगा। तो वो सब हमें क्या है, वो फंडामेंटल एनालिसिस से हम आसानी से कंपनियों को छांट सकते हैं कि कौन सी कंपनी में बढ़िया में हमको इन्वेस्ट करना है। और अच्छे टाइम पर, यहाँ पर अच्छे टाइम पर आप इन्वेस्ट कर दो, फिर आपको क्या है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जो करना है बाजार करेगा। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा तो अच्छी कंपनी है उनका भाव बढ़ेगा, बस आप बैठ जाओ फिर कुंडली मार के। और इस चीज में देखो, कोई महंगे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है आपको, ये सारा डेटा आपका फ्री में अवेलेबल है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर। तो वहां से आप इसको इजीली कलेक्ट कर सकते हो, बस पढ़ाई आपको करनी होती है केवल। अगर ये चीज आप सीख गए ना कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको निकलना है वहां से, कब प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई टिप्स के चक्कर में, या न्यूज चैनल देख रहे हो, न्यूज़पेपर में देख रहे हो कि भाई उसने बोल दिया ये स्टॉक ले लो, या किसी ने टिप दे दी हाँ भाई ये शेयर उठा ले, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ। टिप्स के चक्कर में तो कभी पड़ना ही नहीं है, टिप नेवर वर्क्स।
टिप कभी वर्क नहीं करती। आप खुद का पढ़ाई कीजिए, अपना आप डिसीजन ले सकते हैं आप बढ़िया तरीके से, कब आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको निकलना था। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये। एक बार फेयर पीई आपको मिल जाए तो फिर आप केवल इन्वेस्ट करके उसमें आराम से बैठ जाओ। अब हम आगे बात करते हैं और आगे चलते हैं हम। देखिए इन्वेस्टिंग जो है इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना हमको लगता है, और कई बार डेटा इतना इजीली अवेलेबल होता है और वो आपके सामने होता है और आपको पता ही नहीं रहता। अब ये जो डेटा मैंने लिया है सारा, ये मैंने कोई अपनी तरफ से थोड़ी बनाया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने सारा डेटा लिया है, कलेक्ट किया है, ये मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी बना के लाया हूँ, सारा आपका इजीली अवेलेबल है। बस आपको कुछ शब्दों के बारे में पता होना चाहिए था कि भाई ईपीएस ये क्या होता है, पीईजी क्या होता है, पीई क्या होता है, बस इन सब के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो और डेटा आपके सामने आ गया है। तो ये पढ़ाई आपको करनी होती है। देखो शेयर बाजार के भाव का कंपनीज के काम करने से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपको अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, 2008 का जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, 2008 में चलते हैं हम, तो वहां पर मार्केट में हमारा लोअर सर्किट भी लगा था, मार्केट बहुत गिरी थी। ये देखो अगर मैं अक्टूबर 2008 के बात करूं तो निफ्टी हमारा हो गया था 3950। कहाँ हमारा चल रहा था जनवरी में 6000, और कहाँ 3950। उसके बाद 3000 और गिरा, 2600, 3000, 2700, 2600। तो ये क्या था, यहाँ पर बहुत बढ़िया समय था हमारा इन्वेस्टिंग का। आप देखोगे यहाँ पर ईपीएस ग्रोथ देखोगे तो ईपीएस ग्रोथ आपकी कितनी थी, 7%, 7%, 4% नेगेटिव, और निफ्टी की ग्रोथ हमारी कुछ हो ही नहीं रही है। तो इसका मतलब वैल्यूएशन हमारे बहुत अच्छे मिल रहे थे उस समय पर। तो यहाँ पर अगर जिसने इन्वेस्ट कर लिया होगा तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से 3-4 साल में उसका पैसा बन गया, बढ़िया डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो वही चीज है कि शेयर बाजार के भाव से कंपनी का काम का कोई ताल्लुक नहीं होता। अब यहाँ पर मार्केट गिर रही थी, लेकिन अगर मैं एग्जांपल बात करूँ, एक कंपनी बाटा, आप सभी जानते हो चप्पल जूते जो बनाती है, वो यहाँ पर उसकी बैलेंस शीट देखोगे आप, यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में वो प्रॉफिट कर रही थी। और लिसन भाई, ये जो सेशन है आज का, ये कोई मतलब टिप विप देने के चक्कर में नहीं है कि भाई आप जाकर किसी स्टॉक में उसमें निवेश कर दो या आज ही कर लो। ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। तो इसको मतलब आप टिप विप के चक्कर में ऐसा मत समझना कि कोई टिप है ये है। मैं यहाँ पर जो भी जिस भी स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो वो एग्जाम्पल के तौर पर ही है। तो आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ बाटा की, तो मार्केट हमारा गिर रहा था, लेकिन कंपनी क्या था, वो प्रॉफिट कर रही थी। और मार्केट गिर रहा था, मार्केट के गिरने के साथ जो हमारे स्टॉक का प्राइस है वो भी गिर रहा था। तो ऐसी कंपनियों में आपको करना क्या है, जैसे ही मार्केट गिरता है और कंपनी आपकी प्रॉफिट कर रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उनको तो आपको और लेना है ऐसे समय पर, फुल्ली इन्वेस्टेड हो जाना है बिल्कुल। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, अब देखिए करेक्शन जब हमारा पूरा हुआ 2009 में, 3000, 4000 मार्केट उतना स्टार्ट होगी, तो शेयर का भाव ऊपर गया होगा, तो कितनी तगड़ी वेल्थ बनाई होगी उसने। तो वही चीज है, जो शेयर बाजार का भाव है ऊपर नीचे चलता रहता है, इसका कंपनी के काम करने से कोई ताल्लुक नहीं है। बशर्ते आपको बस बढ़िया कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक फेयर पीई क्या होना चाहिए। मैं आपने पीई रेशियो ये सब तो बता दिया, देखिए एक फेयर पीई होना क्या चाहिए। तो देखिए, जो रेट से आपकी ग्रोथ हो रही है उसी रेट से आपका पीई रेशियो होना चाहिए। जो रेट से आपकी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, तो वही आपका पीई होना चाहिए, पहली बात। और इसी थ्योरी से एक हमारा नया रेशियो निकलता है जिसको हम बोलते हैं पीईजी रेशियो, जो आप यहां पर देख रहे होंगे, ये पीईजी रेशियो बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूजफुल रेशियो है। इसको किसने पॉपुलराइज किया था, एक बहुत ही बेहतरीन फंड मैनेजर्स हुए शेयर बाजार में, अमेरिका के थे, पीटर लिंच। तो इनकी थ्योरी थी बहुत ही बेहतरीन। फंड मैनेजर, जितने भी फंड मैनेजर आज तक हुए उनमें से बेहतरीन फंड मैनेजर्स में इसका नाम आता है, पीटर लिंच का। इनकी एक बुक भी है, शायद आप लोगों में से कुछ ने पढ़ी भी होगी,
वंस अपॉन ए वॉल स्ट्रीट, वो ऐसी कुछ करके है। तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि जो भी मतलब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, तो एक बार उनको भी ये बुक जो है पढ़नी चाहिए, वंस अपॉन ए वॉल स्ट्रीट। तो उनकी ये थ्योरी थी, उन्होंने क्या बोला था कि भाई ये जो पीईजी रेशियो है, ये जब भी हमारा एक से ज्यादा होता है तो स्टॉक हमारा क्या है, ओवर वैल्यूड। एक से ज्यादा, अगर एक से ये कम है तो स्टॉक हमारा क्या है, अंडर वैल्यूड। और अगर ये पीईजी बराबर एक है तो स्टॉक हमारा क्या है, फेयरली वैल्यूड है। तो उनकी थ्योरी ये थी। अब आप यहां पर देखोगे, अगर मैं बात करूं 2007 की ही, तो देखो कितने समय तक आपका यहां पर पीईजी रेशियो वो एक से कम रहा। फरवरी 2007 0.84, मार्च 2007, अप्रैल 2007, तो कितने समय तक रहा। आपको इन्वेस्टिंग का भरपूर मौका दिया इसने। यहाँ पर अगर आप मार्केट में पैसा डालते तो आपका अच्छा पैसा बन जाता है ये। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी दो थ्योरीज हो जाती हैं अलग अलग लोगों की, कॉन्ट्राडिक्टरी विचार होते हैं। देखिए इंडिया क्या है, हमारी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो इंडिया क्या है, एक हमारी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो अगर मैं बात करूं पिछले एक साल की, 2020 की, तो एफडीआई का जितना पैसा इंडिया में आया है, सेकंड नंबर पर एफडीआईज एफपीआईज यानी जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बाहर के वो है फंड है, उनका पैसा हमारे इंडिया में आया बहुत दबा के। तो उसकी वजह से आप देखोगे ये जो हमारा पीई रेशियो है, ये हमारा कहां पहुंच गया, 426, 452, 37, 300। और ये आपका कहाँ है, 3, 2, 10, 7। अब आप यहां पर देखोगे कि ईपीएस ग्रोथ तो आपकी हो ही नहीं रही है, जबकि इंडेक्स आपका बढ़े बढ़े जा रहा है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है मेरा यही कि बाहर से जो पैसा आ रहा है, वो क्या पैसा लगा रहे हैं मार्केट में। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ना आप कि ये जो ईपीएस ग्रोथ माइनस में है, वो यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि मार्केट हमारा निफ्टी ग्रोथ कर रहा है वाई ऑन वाई, वो उससे मैच नहीं हो रहा ईपीएस से। पीई रेशियो आप देखो वो 29 है, लेकिन वो पैसा क्यों डाल रहे हैं, वो यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं कि ईपीएस ग्रोथ जो है वो हमारी नेगेटिव है। अब वो पैसा क्यों डाल रहे हैं, वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि भाई कल को ये पॉजिटिव होनी है। वो अनुमान लगा रहे हैं कि भाई जो अर्निंग्स पर शेयर है वो कल को पॉजिटिव होनी है, इसलिए वो यहाँ पर पैसा लगा रहे थे दबाकर। और आप देखोगे भी 4, 4, 3%, 2%, 9%, 7%, 10%। मैं मान रहा हूं कि यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, लेकिन आखिर कब तक, कितने दिन रहेगा ये, बस कुछ समय तक ही तो रहेगा। अब वैल्यूएशन देखो, यहाँ पर अप्रैल में तो खैर हमारा करेक्शन आ गया था बड़ा वाला, तो यहाँ पर तो हमारा पी रेशियो हो गया था। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, अगस्त 2020, अब यहाँ पर उन्होंने पैसा डाला। क्यों डाल रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पर देखो नेगेटिव ग्रोथ है। अब इसका तो कारण थोड़ा सा हमारा ये रहा कि भाई मार्केट हमारा क्रैश हो गई थी फरवरी में। अगर मैं आपसे थोड़ा ऊपर चल के बात करता हूँ, 2000, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2016 की, तो आप देखो यहाँ पर पीई रेशियो 19, 21, 21, 22 ऑलरेडी हमारे एवरेज के आसपास ही था, और अर्निंग्स पर शेयर हमारी हो ही नहीं रही थी, नेगेटिव में थी। तो यहाँ पर क्या था, पैसा लगाना उन्होंने स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जो ग्रोथ होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर उन्होंने पैसा लगाना स्टार्ट किया, तो उससे देखो पीई रेशियो आपका 24 बढ़ गया एवरेज से बहुत ज्यादा, ग्रोथ भी आपकी पॉजिटिव आ गई। लेकिन निफ्टी ग्रोथ, निफ्टी इंडेक्स पैसा ज्यादा आ गया, इंडेक्स हमारा भाग गया बहुत ज्यादा। मार्केट हमारे वैल्यूएशंस क्या हो गए, महंगे हो गए बहुत ज्यादा। तो वही ये सिंपल चीजें हैं, आप इन सारी चीजों को देखकर आप अपने आप डिसीजन ले सकते हो। कोई इसमें ऐसा हार्ड गणित नहीं है कि आपको कब पैसा लगाना है और कब आप इन्वेस्ट रहोगे, कब आप निकाल लोगे अपना पैसा। तो वही चीज है यहाँ पर। अगर आप देखोगे, अब मैं बात करूं अगर, अब यहाँ पर कोई टिप नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आप देखोगे मार्च महीने में हमारा पीई रेशियो पहुंच रहा है 40, 40
आज तक हमारी मार्केट में कभी नहीं हुआ 20 सालों में, वो हमारा 40-40 पहुंच रहा है। तो करेक्शन कैसे नहीं आएगा? करेक्शन आना ही पड़ेगा। करेक्शन आया, आपने देखा, अब बेहतरीन करेक्शन आ रहा है। अभी डेटा मेरे पास पूरा नहीं है, मार्च में आप देखो ये पीई रेशियो 40, आज तक नहीं रहा, उससे पहले 38। अब देखो ये मार्केट करेक्ट हो रही है तो धीरे धीरे अपने आप नीचे आ रहा है पीई रेशियो। अब जैसे जैसे करेक्ट होगी कुछ दिन रहेगी तो ये पीई रेशियो हमारा वही आ जाएगा एवरेज के आसपास। फिर हमको डिसीजन लेना है वहां पर कि कब हम इन्वेस्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये मेरा आज के सेशन का उद्देश्य था। आप यहाँ पर देख सकते हो इस डेटा में कब आपको इन्वेस्ट करना है। हमें इन्वेस्ट करना है यहाँ पर नीचे, और हमें निकलना कहाँ पर है? यहाँ पर ऊपर। अब देखो एवरेज से ऊपर जब भी यहाँ पर मार्केट ने ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर 25 से जैसे ही ऊपर गया तो भाई यहाँ पर मैं तो हो गया सतर्क, मैं तो यहाँ पर और पैसा डालूंगा नहीं। हाँ, जो मेरा ऑलरेडी इन्वेस्ट है उसको मैं रखूंगा, पर मैं नया पैसा नहीं डालूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन इतनी हाई है यहाँ पर। ये देखो कहां पर पहुंच रहा है, ये 40-38 पहुंच रहा है। तो क्या फायदा यहाँ पर, इतना महंगा आप सामान ले लोगे। आप कितने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 15,500, 15,300, 15,200, 15,000 पर इन्वेस्ट करा हुआ है, और वहां से देखो आप मार्केट कितना करेक्ट हो चुके हैं। चलो मार्केट तो हमारा इतना करेक्ट नहीं हुआ परसेंटेज में। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं, मान लो HDFC बैंक की ले लूं मैं, कहां पर था आपका प्राइस? 1600 के आसपास पहुंच गया था। कितना परसेंट करेक्ट हो गया वहां से? आज की डेट में 1400 के आसपास है। इंडसइंड बैंक अपने हाई से कितना परसेंट करेक्ट हो गया? ICICI बैंक, रिलायंस इंडिया, कोई से भी आप स्टॉक उठा लो, जो भी हमारे बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक है। बजाज फिंसर्व 10,000 से कहाँ आ गया, कितना परसेंट करेक्ट हो गया? तो वो ये जिन्होंने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया होगा। अब स्टॉप लॉस कोई लगाता नहीं है आमतौर पर, वो भी तो दिक्कत है। अगर स्टॉप लॉस आपको पता हो, हाँ भाई चलो स्टॉप लॉस हो गया, तो स्टॉप लॉस लगा के मैं अपना निकल जाऊंगा, वेट करूंगा फिर अपने एंट्री का। स्टॉप लॉस कोई लगाता नहीं है, नीचे नीचे जाता रहेगा स्टॉक। इंडसइंड बैंक देखो आप, अगर मैं बात करूं, उसका चार्ट अभी मेरे सामने नहीं है, ऑलमोस्ट 1100 का हाई लगाया था उसने, और वहां से आज 800 पर है, 850 पर। कितना परसेंट? 350 रुपए टूट गया वहां से, 300 रुपए के आसपास। कितना परसेंट करेक्ट हो गया? तो वो होना ही था। वैल्यूएशन इतने महंगे थे, जो हमारे मार्केट के इंडेक्स के वैल्यूएशन इतने महंगे हो रहे हैं, तो भाई इससे 25 से ऊपर तो मैं करूंगा ही नहीं निवेश। जो मेरा ऑलरेडी है मैं उसमें धीरे धीरे बुकिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। और तो यहाँ पर नया निवेश तो मैं करूंगा ही नहीं। नया निवेश कब करूंगा? जब ये मेरा पीई नीचे आ जाएगा यहाँ पर एवरेज के पास, जब मैं नया निवेश करूंगा। और बेहतरीन पूरे तरीके से निवेश कब हो जाऊंगा? जब मुझे ये वाला मौका मिल जाएगा, ये वाला 2009 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद 2009 में आपको मौका मिला। उसके बाद 2003 में यहाँ पर 2000 में करेक्ट हुआ था मार्केट, 2003 में करेक्ट हुआ था Y2K IT वाला बूम जो हुआ था वो। उसके बाद जो हमारा अमेरिका में वो कौन सी 1 सितंबर पता नहीं कौन सी जो हमला हुआ था, वो वाला यहाँ पर हुआ था शायद, केतन पारेख स्कैम, वो यहाँ पर हुआ था। 2008 ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। उसके बाद एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, लेटेस्ट का ही अभी। अगर आप 2013 में जाकर देखोगे, 2013 में सितंबर 2013 के आसपास, तो आरबीआई ने क्या किया था? रेट जितने भी वो हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, वो सभी बहुत बढ़ा दिए थे। MSF वगैरह लेकर आ गए थे, जो इकोनॉमिक समझते हैं वो जानते होंगे। तो वहां पर क्या था, बहुत बेहतरीन करेक्शन आया था मार्केट में उस टाइम, बहुत बढ़िया करेक्शन आया था मार्केट में। तो आपका जो पीईजी था वो आपका कितने समय के लिए एक से कम हुआ? केवल 1 महीने के लिए। तो ये आपको मौका मिला यहाँ पर इन्वेस्ट करने का, यहाँ पर आपको पैसा डालना चाहिए था। तो मौका देखो, इंडिया क्या है, हमारी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो पैसा क्या है यहाँ पर इतना ज्यादा है फिलहाल, कि अगर पीईजी रेशियो नीचे आता भी है तो वो कितने समय तक के लिए नीचे रहेगा। अभी मार्केट में क्या हो रहा है 2020 में, आप देखोगे मार्केट बार बार नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 14,200, लेकिन 14,200 को आप देखोगे सपोर्ट लेकर वहां पर इतना तगड़ा सपोर्ट बनाया कि वहां से 2-3 बार ऊपर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि पैसा इतना है, लिक्विडिटी इतनी है। वो पीईजी रेशियो नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही नीचे आता है तुरंत वहां से खरीदारी आ जाती है, फिर वो ऊपर चले जाता है। तो वही चीज है यहाँ पर, वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2020 आप देखोगे किस तरह से करेक्शन चल रहा है। अगर मैं आज बात करूं SGX निफ्टी की,
और आपने भी देखा ही होगा, मैंने भी अपडेट डाला था, एशियन मार्केट में क्या हाल हुआ है, लगभग क्रैश ही मान लो उनको आप आज। अच्छा वो हमारे इंडियन मार्केट्स नहीं खुली हुई है आज, वरना आज बढ़िया वो हो जाता। अगर मैं बात करूं, 14,669 पे क्लोजिंग हुई थी उसकी, SGX निफ्टी की। बाकी आप जितने भी कंट्रीज हैं, हांगकांग का बाजार देखो 2% करेक्ट हुआ, जापान 2% करेक्ट, जितने भी देख लो आप, कोरिया 1.5%। अभी यूएस फ्यूचर देखते हैं क्या चल रहा है। तो देखिए यूएस फ्यूचर दोबारा हो गया प्लस, ये भी कल नेगेटिव था, यूएस मार्केट कल गिरी थी, आज बढ़िया खुल गई, आज दोबारा ऊपर जा रही है। फिर अब देखते हैं कल सुबह क्या होता है। यूरोपियन मार्केट हमारी करेक्ट हुई थी बढ़िया, आज देखो आज फिर दोबारा ऊपर चल दिया है, चलना स्टार्ट कर दिया। तो वही है, आपको मौका जो है मिलेगा आपको एंटर होने का, बस आपको वो मौका भुनाना है उस समय पर। आपको ये नहीं करना है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो होता क्या है ना, रिटेल इन्वेस्टर की दिक्कत ये है कि न्यूज चैनल देख लेते हैं हम, किसी ने बता दिया, किसी न्यूज चैनल वाले ने, हाँ भाई निफ्टी 15,500 जाएगा, 16,000 जाएगा, भाई हम भी मना नहीं कर रहे, जाएगा। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि वो एकदम ही इस तरीके से ऊपर 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 चले जाएगा, कब तक जाएगा वो इस तरीके से। यहां से देखो आप, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रहा है, कब तक जाएगा, उस समय सीमा तक, वहां से नीचे तो आएगा। तो जब नीचे आना है वो, जब आपको उस चीज का फायदा लेना है। यहां पर देखो 1999, अगर मैं बात करूं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये देखो यहाँ पर 2004, यहाँ पर सेंसेक्स हमारा ऑलमोस्ट 3,000 4,000 के आसपास था। तो यहाँ पर डिसीजन अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो आपको अगले 3-4 साल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो 2008 में सेंसेक्स कितना हो गया था हमारा, 23,000 22,000, तो ऑलमोस्ट आपका यहीं से 7 गुना हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया कंपनी में आपको इतना तगड़ा रिटर्न मिल गया। अब यहाँ पर भी लोग क्या कह रहे थे कि भाई 30,000 जाएगा सेंसेक्स, अरे जाएगा कैसे भाई, जब वैल्यूएशन देखो आप, ऑलरेडी इतना हाई है वो, 27 पी रेशियो, कैसे चले जाएगा वो, करेक्ट होगा। और वहां से देखो आप करेक्शन आया, कितना बढ़िया करेक्शन आया। तो वही ये डेटा है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप भी इसकी पढ़ाई कर सकते हो, इजिली अवेलेबल है वेबसाइट पर NSE की। तो यही आपको थोड़ा सा बताना था मुझे आज, कि कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं कि कब हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है और कब हमें निकलना है। तो आज का मेन मुद्दा मेरा यही था इस सेशन का, थोड़ा सा कि आपको नॉलेज दी जाए डेटा के आधार पर। तो अगर अब आपके कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो भी।